गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कोरोना वायरस के चलते बहुत दिनों से क्या हुई है, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए क्या किया गया है, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। उसी में हम क्या पढ़ेंगे आज, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उसका हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु की क्या होते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पेड़ से पत्ते का गिरना, इसमें क्या हुआ, केवल उसकी भौतिक अवस्था चेंज हुई है। वो पहले क्या था, पेड़ से लगा हुआ था, लेकिन अब वो क्या हुआ, टूटकर नीचे गिर गया है। और कागज़ को यदि हम फाड़ देंगे या फिर रबड़ है उसको खींचेंगे और वापस छोड़ देंगे तो क्या हुई, उसकी भौतिक अवस्था चेंज हुई है। इसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है, यदि किसी वस्तु को रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही में परिवर्तित होना और कागज़ का जलना, ये सभी किसके उदाहरण हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते तो उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कह देते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का जो एक विवरण होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक लंबा हो जाता है। यदि हम उसको परिभाषा के रूप में व्यक्त करेंगे तो उसमें क्या होता है, बहुत अधिक टाइम लगता है या बहुत अधिक लंबा हो जाता है उसका विवरण। इसको संक्षिप्त रूप में बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया है, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम इसको शब्दों में लिखेंगे तो क्या होगा, यह बहुत अधिक लंबा हो जाता है, तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम इसका संयोग किससे होगा, ऑक्सीजन से। इसका संयोग हम किससे करेंगे, ऑक्सीजन से। तो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, बताने में भी क्या हो रहा है, ये पूरा व्यक्त हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यदि हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। देखने में क्या हो गया, साइज में छोटा हो गया, लेकिन ये बात अपनी क्या कर रहा है, पूरी कंप्लीट कर रहा है। इसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए भी क्या होती हैं, यह दो प्रकार से लिखा जाता है, सूत्रों के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg+O2 ऑक्सीजन। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनको संतुलित है यह समीकरण या नहीं, इससे हमें कैसे पता चलेगा, जब ये क्या कहलाते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, ये अभिकारक हैं, और ये अभिकारक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जब अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु क्रमांक हैं दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि इसका दायां हिस्सा और इसका बायां हिस्सा और दायां हिस्सा, इनकी परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि बराबर नहीं होते तो ये समीकरण क्या कहलाता है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। अब हम सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक और उदाहरण। दिया है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, यदि इनको अभिक्रिया कराते हैं, यदि जिंक की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं H2SO4
तो ये मिलकर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसे समीकरण संतुलित है या नहीं। Zn का केवल क्या है, यहाँ पर एक ही परमाणु क्रमांक है, और जो प्रोडक्ट हमें उत्पाद मिलता है वो भी क्या है, यहाँ पे केवल जिंक का एक ही परमाणु है। और सल्फेट के कितने हैं, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। यहाँ पर भी सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 है और हाइड्रोजन के 2 हैं। तो ये समीकरण क्या कहलाएगा, यह एक संतुलित समीकरण कहलाएगा, संतुलित समीकरण। अब हम सीखेंगे कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। इसके हम 1-2 उदाहरण लेते हैं और हम उसके बाद देखेंगे कि हम समीकरणों को संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो एक हम उदाहरण लेते हैं संतुलित समीकरण का। फेरस प्लस H2O पानी, जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2। अब आप देखिए और बताइए समीकरण संतुलित है या नहीं। नहीं है ये समीकरण संतुलित। क्यों, क्योंकि इसमें फेरस के देखिए एक ही परमाणु है और यहाँ पर क्या है, 3 परमाणु हैं। तो इसमें क्या इसी समझ में आ रहा है कि समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। तो चलिए हम इसकी संयोजकता पूरी करते हैं। पहले यहाँ पर फेरस के कितने हैं, 3 परमाणु हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेरस के आगे 3 लगा देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे संयोजकता पूरी हो जाएगी। अब हम इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, और यहाँ पर क्या है, लेकिन ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, H2O के आगे 4 लगाना होगा। तो इससे क्या हुई है, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक तो 4 हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ क्या हो गया है, इसका मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, इस 4 का यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8। तो 4 दूनी 8, तो इसमें हाइड्रोजन की क्या हो गई, 8 हो गई। अब इससे कैसे इसको भी संतुलित करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी है, 2 हैं, तो इसको 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे भी हमें 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, जिससे क्या होता है, ये समीकरण संतुलित हो जाता है। ये कहलाते हैं संतुलित समीकरण। इसके आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के बंध भी आपस में टूटते हैं, जुड़ते हैं, जिससे क्या होता है, कई बार नए पदार्थों का निर्माण होता है। इन्हीं के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं भी क्या होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना लेते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बिना बुझा हुआ चूना, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और H2O, यदि हम बिना बुझे हुए चूने को पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, बुझा हुआ चूना बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये क्या होता है, एक्वस अवस्था में, जलीय अवस्था में होता है, और ऊष्मा इसकी क्या होती है, रिलीज होती है। आपने देखा होगा घर में यदि हम चूना लेके आते हैं बिना बुझा हुआ और उसमें पानी डालते हैं तो उसमें से क्या होती है, बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है। वही इसी क्या है, उसी का उदाहरण है। एक और उदाहरण हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का। देखिए अमोनिया NH3, अमोनिया, ये उदाहरण किसका है, NH3 अमोनिया का सूत्र है। यदि हम इसकी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक उत्पाद आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। एक और उदाहरण इसका देखते हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो इससे क्या मिलकर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ हम इसी में पढ़ लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों में, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के आपस में संयोग करने से उत्पाद का जब निर्माण होता है तो उनके साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे सिंपल सा उदाहरण हम देख लेते हैं। जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है,
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। पाचन की क्रिया के समय हम खाद्य पदार्थ जो खाते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे हम जो भी भोजन करते हैं, चावल हो गया, रोटी हो गई, ब्रेड, जो भी हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या होता है? हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में जो ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। यह अभिक्रिया क्या क्या है? इस अभिक्रिया को हम श्वसन भी कहते हैं। इसको हम समीकरण की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे C6H12O6 ये किस में होता है? जलीय अवस्था में होता है। जब यह क्या करेगा? हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें मिले, उनकी ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये क्या बनाएंगी? आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं प्लस ऑक्सीजन बनाती हैं और क्या करती हैं? साथ में ऊर्जा को रिलीज करती हैं। श्वसन का ये इक्वेशन आपने देखा होगा। C6H12O6 ये क्या कहलाता है? ग्लूकोज। जब यह हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ये क्या क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और उसके बाद क्या करेगा? ऊर्जा को रिलीज करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। और वियोजन अभिक्रिया क्या है? इसकी उल्टी है। इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका सिंपल सा उदाहरण हम देखेंगे, चूना पत्थर वाला। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर कहते हैं जिसे। यह एकल उत्पाद के रूप में है। यदि हम इसमें अभिक्रिया होगी तो ये क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या परिभाषा को हम एक बार और देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान क्या करता है? स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। समीकरण की सहायता से हम समझते हैं। जैसे फेरस है, ये सॉलिड अवस्था में है, और ये कॉपर सल्फेट है, ये एक्वस अवस्था में। इसमें क्या होता है? जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? उसके स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर फेरस क्या है? अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान क्या करेगा? स्वयं ग्रहण कर लेगा। तो ये क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट और कॉपर को रिलीज करेगा। ये क्या है? फेरस है, और यहाँ पर क्या है? ये कॉपर सल्फेट। जब ये क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट, और साथ में क्या बचेगा? यहाँ पर कॉपर। इसके बाद हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जब दो अभिकारक विलयन आपस में मिलकर अभिक्रिया करके अविलेय ठोस पदार्थ बनाते हैं तो उस विलयन में क्या होता है? उस ठोस पदार्थ के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित होने तली में बैठ जाना। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
आपने देखा होगा पानी और रेत के जलीय विलयन को हम आपस में मिलाएंगे तो रेत क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, क्या कहलाता है, रेत का अवक्षेप है। ऐसा ही इसमें क्या होता है, जब दो अभिकारक विलयन आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक अभिलेय क्या करते हैं, जो घुल नहीं सकता है, ऐसा एक ठोस पदार्थ बना लेते हैं, तो उस विलयन में क्या कहेंगे हम, उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते, इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, अवक्षेपण कहेंगे। इसका उदाहरण हम एक इक्वेशन से देखते हैं, समीकरण से देखते हैं। सोडियम सल्फेट NaSO4 ये क्या है, जलीय अवस्था में पाया जाता है। यदि आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, जलीय। ये क्या है, सोडियम सल्फेट क्या है, जलीय अवस्था में पाया जाता है। और जो बेरियम क्लोराइड है वो भी क्या है, जलीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो सोडियम है वो क्या होगा, बेरियम के स्थान पर आ जाएगा, और जो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl और बेरियम सल्फेट BaSO4, और यहाँ पर क्या बचेगा, NaCl, Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगा, इसमें बेरियम और सल्फेट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट, और सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला है, ये हम अपने घर में रोज़ यूज़ करते हैं। नमक, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड। अब उसके बाद हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है ये सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। इसके बाद क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, इनके आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो जब इसका उत्पाद बनता है तो ये बेरियम कहाँ पर चला जाता है, सोडियम के स्थान पर चला जाता है, और सोडियम कहाँ जाता है, बेरियम के स्थान पर आ जाता है। तो इनमें क्या हो जाता है, आपस में आयनों का आदान प्रदान या स्थानांतरण हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ का विस्थापन होता है ना। बेरियम क्या हो जाता है, सोडियम के स्थान पर चला जाता है, और सोडियम बेरियम के स्थान पर आ जाता है। तो इसको क्या कह देते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कह देते हैं। उसके बाद है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन किसको कहेंगे हम, जब किसी उपचयन जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या कमी होती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, अपचयन कह देते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, CuO+H2। यहाँ पर क्या होगा, कॉपर में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। इसका उल्टा क्या होता है, उपचयन। जब ऑक्सीजन का किसी अभिक्रिया में संयोग होता है, योग होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उपचयन कह देते हैं। जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है तो वो क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी। जैसे 2Cu+O2 ऑक्सीजन, ताप मिलेगा तो ये क्या बना लेगी, कॉपर ऑक्साइड CuO। उपचयन और अपचयन क्या है, आपस में विपरीत होते हैं। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है किसी पदार्थ में, जब ऑक्सीजन का योग होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या कमी होती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, अपचयन कह देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयन, उपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर भी लिखा है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या दिया है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब इसमें उपचयन होगा तो क्या होगा, कॉपर में क्या होगा, उपचयन होता है तो कॉपर में क्या होता है, Cu+ ऑक्सीजन हो जाता है। जब उपचयन होता है CuO, ये उपचयन का उदाहरण है। और जब इसमें से ऑक्सीजन हट जाती है तो ये किसका उदाहरण है, अपचयन का उदाहरण है। इसके रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हैं।
जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस सी कार्बन, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर ह्रास हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, Zn प्लस CO। ये किसका उदाहरण है, अपचयन का उदाहरण है ना। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोहे की बनी कोई भी नई वस्तु या लाते हैं तो वो क्या होती है, पहले शुरुआती दिनों में बहुत चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात जब वो आपस उसमें क्या होती है, लाल लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं कि हमारे लोहे पर जंग लग गया है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो ये क्या हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर क्या होती है, काले रंग की परत जम जाती है एवं तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण के अन्य उदाहरण। संक्षारण के कारण क्या होता है, बहुत सारे लोहे को प्रतिवर्ष नुकसान होता है, जिससे हम बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। उसके बाद है विकृत गंधिता। वसा युक्त एवं तेल युक्त पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद या गंध क्या होता है, कैसा होता है। आपने देखा होगा यदि हम किसी भी तेल या वसा युक्त चीज़ों को बहुत दिन तक खुले में रखे रहेंगे तो क्या होगी, उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। ये क्या कहलाता है, इसमें अपचयन हो जाता है, उनके स्वाद तथा गंध क्या होते हैं, बदल जाता है। प्रायः तेली तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, और इन्हें क्या किस में रखा जाता है, प्रायः वायुरोधी, जिसमें वायु अंदर ना जाने पाए, वायुरोधी में बर्तन में रखा जाता है, जिससे क्या हो, इनमें उपचयन की गति धीमी गति से हो जाए। चिप्स आपने देखे होंगे बाज़ार से, जो हम चिप्स के पैकेट खरीद के लाते हैं तो क्या होता है, फूला हुआ होता है, उसमें से क्या कर दिया जाता है, उसकी जगह पर ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर क्या कर देते हैं हम, नाइट्रोजन, जो कम अक्रिय गैस, सक्रिय गैस है, उसको क्या कर देते हैं, उसमें भर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन ना हो और उसका स्वाद में परिवर्तन ना हो। चलिए, हमारा ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को हम साफ क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसके ऊपर क्या होती है, धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जमा हो जाती है। उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह क्या होती है, आरक्षी परत जो होती है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से रोकती है ना। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिबन को साफ करते हैं। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक परत जमा हो जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह क्या होती है, आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। अब इसके आगे क्वेश्चन है, इनको क्या करना है, मैं इन समीकरणों को संतुलित करना है। पहला क्या दिया है, हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपने हाइड्रोजन किसको कहते हैं, सबसे पहला है हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, H2, और क्लोरीन क्या कहलाएगा, Cl2, है ना। जब इनमें क्रिया होगी तो क्या क्या बनेगा, ये HCl। अब इनकी संयोजकता को पूरा करने के लिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, 2HCl, तो ये क्या हो जाएगा, ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हुआ, ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। और दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम यानी बेरियम को किससे बोलते हैं, बी, और क्लोराइड क्या कहलाएगा, Cl। Cl इसको हमेशा क्या लिखते हैं, Cl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 इससे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, है ना। अब इसकी संयोजकता देखते हैं, बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर भी बेरियम क्या है, एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है,
क्लोराइड यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड 3 है। तो इसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाते हैं इसके आगे, है ना। 1 तो लगाएंगे नहीं, 2 भी नहीं लगा सकते, 4 3 लगाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा ये 3BaCl2। और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, यहाँ पे 3 बेरियम है तो यहाँ पर भी 3 बेरियम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, इसकी संयोजकता संतुलित करने के लिए समीकरण को 3BaCO4। और यहाँ पर क्या है, Al2, 2 Al हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 Al। तब क्या है, एल्यूमिनियम भी 2 हो गए और क्लोरीन कितने हो गए 6। यहाँ पर भी क्लोरीन कितने, 3 और 2 6 और बेरियम एल्यूमिनियम क्या है 2। तो ये संयोजकता भी पूरी हो गई। उसके बाद तीसरा क्या है, बेरियम प्लस जल। सोडियम और जल की जब अभिक्रिया होती है तो ये क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम किससे प्रदर्शित करते हैं हम, सोडियम को Na प्लस जल क्या कहलाता है, H2O। इनके मिलने से क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब यहाँ पर क्या बचा है, केवल H तो अकेला निकलेगा नहीं, H2 हमेशा साथ में निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पर क्या बचा, हाइड्रोजन तो 2 होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया। तो क्या हुआ, 1 और 2 3 हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो इसको पूरा करने के लिए हम इसके आगे क्या करेंगे, 2, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 2। तो यहाँ पे क्या हुए, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम भी 2 हो चुके हैं तो इसको यहाँ पर आगे हम क्या लगाएंगे, इनके 2Na, है ना। तो ये क्या हुआ, हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर हम देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। बेरियम क्लोराइड का जल में, तो क्या करेंगे, इसको BaCl2, जली बोला है तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, जली लिख दो हिंदी में, है ना। फिर दूसरा क्या है, सोडियम सल्फेट का विलयन, ये भी क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी क्या है, जली है ना, एक्वस कंडीशन में विलयन है तो ये क्या रहेगा, जली अवस्था में रहेगा। उसके बाद क्या बनता है हमारा, सोडियम सल्फ क्लोराइड का विलयन बनता है तो NaCl प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4, ये क्या है, घुलनशील है तो ये सॉलिड या ठोस अवस्था में होगा, है ना। और यहाँ पर ये क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो इनकी अवस्था को हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 2 है और सोडियम भी 2 है और यहाँ पे क्या है, केवल 1 सोडियम क्लोराइड है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे 2NaCl। तो ये क्या हो जाएगा, एक संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है, जली विलयन है, विलयन है ना तो जल रहेगा। फिर दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी जली रहेगा HCl। ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी जली होगा, विलयन बना रहे हैं ना, इसमें लिखा है। और प्लस क्या बना रहे हैं, जल H2O, ये क्या है, लिक्विड है। तो हमारे ये यहाँ के प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके आगे क्या दिया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है।
इसका आंसर है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल को से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इस कारण यह विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। पहले आप लोग लिख लीजिए जो मैं बोल रही हूँ। जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन नीले विलयन में डुबाते हैं, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीला होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इसलिए इसका कलर क्या होता है, रंग क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट, यह क्या कहलाता है, नीला विलयन। जब इसमें फेरस संयोग करेगा तो ये क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बना लेगा FeSO4। ये क्या होता है, हरा विलयन प्लस कॉपर। पहले इसकी थ्योरी लिखनी है जो मैंने बोली और उसके बाद ये समीकरण लिखना है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से विस्थापित कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इस कारण विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है ना। यहाँ तक इतना कंप्लीट हो गया। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, है ना। धन्यवाद। आप ये सब क्या करना है, जितना भी समझाया है ये सब क्या कर लेना, आप कॉपियों में नोट कर लेना। उसके बाद आपके लिए होमवर्क है। पहला तो है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाइए। ये मैंने समझाया है, आप अपनी कॉपी में परिभाषा और उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण को भी लिखेंगे। ये आपकी बुक में भी दिया है। और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाइए। फिर विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण समझाइए। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रियाएं से आप क्या समझते हैं। यदि इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं ना। धन्यवाद।